आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंसेंट के बारे में। कंसेंट यानी कि वॉलेंटरी एग्रीमेंट, कंप्लायंस और परमिशन। तो अगर पूछा जाए कोई तो दो वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना है तो सीधी सीधी बात बोलेंगे, वॉलेंटरी एग्रीमेंट होता है ये। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये याद रखेंगे। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, meeting of the mind। ये वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है सेक्शन 13। कंसेंट अब कितने टाइप के होते हैं? कंसेंट होते हैं इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेस कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट वर्बल हो सकते हैं, मौखिक, ओरल या फिर रिटन हो सकते हैं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे आए तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? कंसेंट ऑफ द पेशेंट फॉर एनी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट दैट इज टेकन आफ्टर फुली इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द नेचर ऑफ हिज कंडीशन। तो कंसेंट किसी भी पेशेंट का किसी भी प्रोसीजर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए तब लेंगे जब उसको फुली इन्फॉर्म कर देंगे उसके बारे में, उसको उसके कंडीशन के बारे में बता देंगे कि उसका कंडीशन कैसा है। ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो उसके बाद कैसा कंडीशन होगा, वो बेटरमेंट होगा कि नहीं होगा, इलाज से वो ठीक हो पाएगा या उसके बाद भी, इलाज के बाद भी 2 महीना ही जीवन है उसका। ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे पेशेंट को। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हैज 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स। डिस्क्लोजर यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं कह रहा था, which is material to a decision। comprehension or substantial understanding of this information, that is explanation must be done in patient's own language। comprehension अच्छे से बात करेंगे और पेशेंट को समझ में आना चाहिए substantial understanding information का, और एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को उसके खुद के लैंग्वेज में कि वो बेटर तरीके से समझ सके। एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड कंट्रोल ओवर द डिसीजन, कोई भी आउटसाइड कंट्रोल नहीं होना चाहिए डिसीजन लेने में। दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी रिलेटिव और मेडिकल पर्सनल, किसी रिलेटिव कंपिटेंस। पेशेंट शुड बी ऑफ कंसेंटिंग एज, पेशेंट जो है एक सर्टेन कंसेंटिंग एज का होना चाहिए और मेंटली साउंड, मेंटली ठीक ठाक होना चाहिए। कंसेंटिंग एज यानी कि मेजर होना चाहिए, वो 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए। और एक्चुअल कंसेंट दैट इज इट शुड बी रिटन में होना चाहिए कंसेंट, एंड और विटनेस होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए, उसके सामने कंसेंट दिया जाएगा। टू मेक इट लीगली वैलिड कंसेंट यही है जो मैं पहले बता रहा था कि वैलिड कंसेंट के बारे में बताऊंगा। तो वैलिड कंसेंट यही होता है कि किसी भी कंसेंट का लीगल अगर उसको वैलिड करना है तो वो एक्चुअल कंसेंट वो रिटन होना चाहिए और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने होना चाहिए, तभी लीगली वैलिड माना जाएगा। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या कहता है कि ये डॉक्ट्राइन कहता है कि पेशेंट को समझ में आ जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पेशेंट को, हिज हर कंडीशन और नेचर ऑफ इलनेस, उसे अपना कंडीशन और उसका नेचर कैसा, इलनेस का, उसको कैंसर है या छोटी मोटी बीमारी है। पर्पस और नेसेसिटी फॉर फर्दर टेस्टिंग, पर्पस क्या है या नेसेसिटी क्या है आगे टेस्टिंग का। नेचुरल कोर्स ऑफ कंडीशन एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कंडीशन हर समय, हर टाइम टू टाइम क्या क्या कंडीशन और आगे कैसे कैसे कंडीशन होते जाएंगे उसके डिजीज के, उसके बीमारी पे, और उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। नेचर क्या है प्रोसीजर का या फिर ट्रीटमेंट जो होगा उसका। रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, रिस्क और बेनिफिट क्या है ट्रीटमेंट और प्रोसीजर का। रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट है उसका क्या रिस्क है या फिर प्रोसीजर का। रिस्क और बेनिफिट क्या है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का या प्रोसीजर का। प्रोग्नोसिस इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस क्या है अगर नहीं ट्रीटमेंट किया जाए।
प्रोग्नोसिस यानी कि डिजीज से पर्सन ठीक होगा कि नहीं, ठीक होने का चांसेस कितना है उसका, उसे प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोसिस इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। ड्यूरेशन एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कितना समय लगेगा ट्रीटमेंट में और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा ट्रीटमेंट का। एक्सपेक्टेड आउटकम एंड फॉलोअप, उस ट्रीटमेंट के बाद क्या आउटकम निकलेगा, और फॉलोअप कब कब करते रहना है, मतलब कब कब और डॉक्टर से मिलते जाना है, फॉलोअप। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट शुड बी सिंपल, इंफॉर्मेशन जो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होना चाहिए। लिस्ट एनी पॉसिबल मेजर कॉम्प्लिकेशंस, पॉसिबल मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज हो सकते हैं वो बता देना है। टू इनेबल द पेशेंट टू डिटरमाइन वेदर टू अंडरगो और डिक्लाइन ए प्रोसीजर, ताकि पेशेंट सोचे या समझ पाए कि सर्जरी कराएं, ट्रीटमेंट कराएं या फिर प्रोसीजर को डिक्लाइन कर दें। अब पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा सर्जरी या ट्रीटमेंट से तो वो क्यों कराएगा। There is no need to explain remote or theoretical risk involved which may frighten or confuse the patient. ज़्यादा थ्योरेटिकल, ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं करना है, अपना थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना है या रिमोट नॉलेज, उसका रिस्क नहीं देना है, बताना है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट डर जाए, फ्राइटन हो जाए या फिर पेशेंट कंफ्यूज हो जाए। ये सब नहीं करना है, पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना है और उसके कारण वो रिफ्यूज़ल कर दे, मना कर दे ट्रीटमेंट से। उसको अच्छे से समझाना है, उसको समझ में आ जाना चाहिए। बेसिकली समरी यही है। There are no clear parameters laid down regarding the quantum of information to be given for informed consent. कोई clear parameter नहीं है laid down regarding the quantum of information to be given for informed consent. Therefore, it is reasonable information which a doctor deems fit considering best practices. इसलिए रीजनेबल इंफॉर्मेशन देने का है जो कि डॉक्टर को लगता है कि फिट है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर विच फिजिशियंस आर हेल्ड इन नेग्लिजेंस इज दैट ऑफ ए रीजनेबल फिजिशियन डीलिंग विद दैट ऑफ ए रीजनेबल पेशेंट। फिजिशियन जिस केस में नेग्लिजेंस के लिए हेल्ड हो, कि एक रीजनेबल फिजिशियन हो जो कि एक रीजनेबल पेशेंट से डील कर रहा हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट इस केस में नहीं ले सकते या लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरजेंसी के केस में पेशेंट बहुत ख़राब हालत में पहुंचा है हॉस्पिटल, अनकॉन्शियस है, वो कंसेंट देने के हालत में नहीं है, तो इमरजेंसी के केस में इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेने की जरूरत है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑफ एन अरेस्टेड एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, अरेस्टेड एक्यूज्ड मतलब क्रिमिनल या जिस पे नाम लगा है क्राइम का उसे कहते हैं, तो सेक्शन 53 सब सेक्शन CRPC के तहत कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है उस पर्सन से, उस एक्यूज्ड से। थेराप्यूटिक प्रिविलेज यानी कि कुछ पेशेंट्स अगर मतलब फुल डिस्क्लोजर पूरी तरीके से बता देते हैं हर चीज़, कॉम्प्लिकेशंस डिजीज़ के या ट्रीटमेंट के, उसके बाद भी पेशेंट अगर एंजाइटी में रहता है तो डॉक्टर को यूज़ करना चाहिए थेराप्यूटिक प्रिविलेज। वही होता है थेराप्यूटिक प्रिविलेज। थेराप्यूटिक वेवर, पेशेंट कंपिटेंट है, वो समझदार है, वो समझ जा रहा है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या होंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो समझदार है, खुद पढ़ा लिखा भी है, क्या पता डॉक्टर ही खुद वो हो, तो वो बोलता है हाँ बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तो थेराप्यूटिक वेवर, मुझे इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इलाज करिए। तो ये हो गया थेराप्यूटिक वेवर। मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम्स, पोस्टमार्टम के केस में मरे हुए आदमी से क्या कंसेंट लेंगे, तो मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम सीधा करेंगे। उस केस में सेक्शन 174 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन टू ट्रीट
बाय कोर्ट ऑर्डर, साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन जिसमें कोर्ट का ऑर्डर मिला हो, उसको ट्रीट करने के लिए कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ प्लेसिबो, प्लेसिबो डमी ड्रग्स होते हैं, डमी मेडिकेशन। प्लेसिबो, अब प्लेसिबो के बारे में बता देंगे कि हम ये ड्रग दे रहे हैं तुम्हें इसके लिए। अब प्लेसिबो दिया जाता है पर्सन के बेहतरी के लिए, उसको छिपा कर। वो डमी ड्रग होता है, उसमें कुछ नॉर्मल ड्रग नहीं होता, शुगर कोटेड कुछ दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे, पेशेंट को लगता है ये वगैरह। अब उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे, उससे कंसेंट ले लेंगे तो उसको फायदा नहीं होगा। तो प्लेसिबो में इसलिए नहीं देते कंसेंट क्योंकि पेशेंट का बेहतरी होगा अगर नहीं बताएंगे तो उस केस में इन्फॉर्म कंसेंट नहीं करते। एक्सेप्शन है प्रिजनर के केस में इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज अंडर नोटिफाइड कैटेगरी, पर्सन कुछ डिजीज से सफर कर रहा है कोई, कुछ नोटिफाइड कैटेगरी में जिसमें अथॉरिटी को ऑलरेडी नोटिफाइड है तो उस चीज में कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस फॉर ग्रेटर कम्युनिटी इंटरेस्ट, अब कुछ सर्वे कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे हैं कुछ नोटिफिएबल डिजीज के लिए, जैसे कोरोना के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ पेशेंट को, कुछ लोग को। अब वो ग्रेटर कम्युनिटी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो उस ग्रेटर कम्युनिटी बेनिफिट, ग्रेटर कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें कंसेंट लेने की उतनी जरूरत नहीं होती। अब हम लोग जान लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लोको पेरेंटिस के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लोको पेरेंटिस क्या करता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाते हैं चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करते हुए कि उनमें अगर पेरेंट्स या गार्जियन मौजूद नहीं होता उनका एक्चुअल, तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक कंसेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन अकम्पनिंग, कंसेंट उस पर्सन से लिया जा सकता है जो पर्सन उसके साथ आया है, उस चिल्ड्रन को भर्ती कराया है उस हॉस्पिटल में, उस इमरजेंसी कंडीशन में उस पर्सन जो साथ में आया उससे कंसेंट लिया जा सकता है। तो ये हो सकता है जैसे पिकनिक में अगर कोई बच्चा आया और वो बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है तो टीचर या प्रिंसिपल से कंसेंट लिया जा सकता है।